हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी के जो हमारा साइंस का टॉपिक होगा, वो साइंस के टॉपिक को हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक हम जरूर ले जाएंगे। बिल्कुल छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। ये हमारी गारंटी है कि साइंस का कोई भी ऐसा सवाल शायद नहीं बचे जो आपको एग्ज़ाम में ना मिले। तो आज हम शुरुआत से ही बिल्कुल बेसिक से हम साइंस की शुरुआत करेंगे। और साइंस में भी जो सबसे अधिक आता है वो आता है हमारा फिजिक्स आता है। तो फिजिक्स का हम सबसे पहले टॉपिक चालू करेंगे। टॉपिक वाइज ही डेली एक वीडियो आएगा और वो भी टॉपिक वाइज। तो आज हमारा पहला वीडियो है साइंस का रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए, जो कि 2025 में दोनों एग्जाम लगे हुए हैं और साइंस का इन पेपरों में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा गति यानी मोशन। तो हमें सबसे पहले कौन सा चैप्टर करना है? गति। कौन सा है? गति। गति को ही इंग्लिश में कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। तो हमें इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको एक एक करके बिल्कुल बेसिक तरीक़े से, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको समझाने की गारंटी है कि समझ में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ध्यान देना है, मोशन क्या है? तो मोशन हम कह सकते हैं हमारी कोई भी स्थान परिवर्तन होता है। जब कहीं से भी कोई स्थान परिवर्तन होता है, जैसे मान लिया कि ये हमारा ए बिंदु है और ये है हमारा बी बिंदु, ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु। जब हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ मोशन होगा। मोशन तुलनात्मक क्रिया है कि जैसे हम यदि किसी स्थान पर खड़े हैं, हम इस स्थान पर खड़े हैं और यदि हमने यहाँ से चलना शुरू किया तो निश्चित है कि उस स्थान से हम दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो ये हमारा मोशन है। ये क्या है? मोशन मतलब गति है। तो इसी को हम गति कहते हैं। जैसे हम एक सीधा सा एग्जाम्पल ले लें कि यदि हम सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क एक स्थायी है। सड़क क्या है? स्थायी। तो मोशन का हमें पता कैसे चलता है कि मोशन का पता तब चलता है जब कोई स्थायी ऑब्जेक्ट हो। स्थायी ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हमें किसी चीज़ का चलना या गुजरना पता चलता है। आप अपने दिमाग में ही सोच लो कि यदि एक रेलगाड़ी यदि चल रही है तो स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को ये पता चल जाएगा कि ये गाड़ी निकल गई है। उसी के विपरीत में यदि आप प्लेन में बैठे हों, हेलीकॉप्टर में बैठे हों, तो क्या जब वो ऊंचाई पर पहुंच जाएगा बादलों के ऊपर, तो क्या वहां पर कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा जो स्थिर होगा? तो स्थिर ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर में बैठे यात्री को, प्लेन में बैठे यात्री को मोशन का पता ही नहीं चलता है, गति का पता ही नहीं चलता है कि वो चल रही है या नहीं चल रही या फिर बैठा है। और जबकि हेलीकॉप्टर 800, 900, 1000 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, तो क्या पता चलता है? नहीं चलता है। यही है, तो इसी को कहते हैं हम गति। इसको क्या कहते हैं? गति। जैसे हम सड़क पार करते हैं तो सड़क एक स्थायी है और जब हम चलते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसी से हमें आभास हो जाता है कि हम चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सड़क है वो तो हमारी स्थायी ऑब्जेक्ट को हम मोशन कहते हैं। तो मोशन ये तुमने यदि समझ लिया हो तो इसके आगे यदि हम गति को के आगे चलेंगे तो एक आता है विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। तो विस्थापन को हम समझेंगे। विस्थापन क्या है? एक चीज़ ध्यान देना कि विस्थापन वह न्यूनतम दूरी है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि ये है शहर दिल्ली है और ये है मुंबई। ये क्या है? मुंबई है। तो दिल्ली से मुंबई के लिए ये दिल्ली है और ये मुंबई है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगा हमारा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? कि जो सबसे न्यूनतम दूरी। एक बात बताइए कि क्या यदि विस्थापन और दूरी में क्या फ़र्क है? विस्थापन और दूरी में यदि हमें दूरी पूछना हो कि दिल्ली से मुंबई तक की दूरी क्या है या विस्थापन, तो इसमें अंतर क्या है? तो विस्थापन तो हमने बताया कि वह न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब जो सबसे सीधा रास्ता हो वो होगा या विस्थापन। और यदि हम कहें कि दिल्ली से हम यहाँ पहले आगरा गए, आगरा से हम कहीं जयपुर चले गए, जयपुर से हम फिर मुंबई आए, तो ये हो गया हमारा दूरी। दूरी तो अधिक हो सकती है कि नहीं,
लेकिन क्या दूरी, ये दूरी है, जो दूरी को हम कहीं से भी घेर के पहले यहाँ आए, फिर यहाँ चले जाएं, फिर यहाँ आए, फिर मुंबई चले जाएं, तो ये क्या है, दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या है कि दिल्ली से जो सीधा शॉर्टकट होगा वो है विस्थापन। सीधा जो शॉर्टकट होगा वो क्या है, विस्थापन। इसको थोड़ा साफ कर लेंगे और डीपली से इसको समझेंगे कि विस्थापन और दूरी में फ़र्क क्या है। इसको साफ कर लेते हैं। विस्थापन के बारे में हम समझ रहे थे, तो विस्थापन जैसे एक चीज़ और समझ लो, ये बिंदु हमारा ए है, ये ए है और यहाँ पर कोई बी है और यहाँ पर कोई सी है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यदि हमें ए से सी में आना है तो विस्थापन क्या होगा और दूरी क्या होगी, इसमें आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दूरी तो ये हमारी यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन विस्थापन क्या होगा, ये होगा बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा होगा। यदि हम कहें कि ये तो हमारा है 4 और ये है 5, ये 4 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, तो विस्थापन कितना होगा, तो ये तो दूरी है, यहाँ से ए से बी सी तक जाना है, तो पहले हम बी में आ जाएं, बी से सी में आ जाएं, तो ये हमारी क्या है, दूरी, कहीं भी जा सकते हैं, तो ये तो हमारी हो गई दूरी। लेकिन विस्थापन क्या हो गया, ये हो गया विस्थापन। ए से सी के लिए बिल्कुल सीधा शॉर्टकट पकड़ेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ये हमारे, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर लेंगे, तो 55 25 4 चौके 16, 16 और 25 का वर्ग कर देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ए और सी के बीच का विस्थापन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी में आप अंतर अच्छे से समझ गए होंगे कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। एक बात और कि दूरी कभी ऋणात्मक भी हो सकती है क्या, दूरी हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, धनात्मक रहेगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि दूरी भी ऋणात्मक हो सकती है। हमें कहीं से भी जाना है, यहाँ से यहाँ भी जाना है, तो कम से कम ये विस्थापन तो तय ही करना पड़ेगा। कम से कम विस्थापन हो सकता है कि यहाँ से यहाँ कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो, मकान ही पड़ रहा है, तो सीधे नहीं जा सकते हैं, क्या उसको फोड़ के जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो ऐसे को यहाँ से हम यहाँ भी आ सकते हैं, फिर यहाँ चले जाएंगे। तो ये दूरी कभी क्या हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक। ऋणात्मक तो आ ही नहीं सकती है कि -2 किलोमीटर, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो विस्थापन के लिए जैसे हमने कहा कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन हमेशा धनात्मक नहीं होता है। बिना विस्थापन 0 या धनात्मक और या ऋणात्मक भी हो सकता है, या ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन कुछ भी हो सकता है। आप कहो कि विस्थापन भी ऋणात्मक या 0 कैसे हो सकता है, तो एक बात ध्यान देना कि जैसे हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ये कोई ऑब्जेक्ट है और हम ये ऐसे घूम करके गोल चक्कर में यहीं आ गए। अब बताओ कि हमने कोई विस्थापन किया। विस्थापन की परिभाषा तो बताई थी कि जो वह न्यूनतम दूरी जो बिल्कुल सीधी शॉर्टकट हो, न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। तो न्यूनतम दूरी कहाँ हुई, ये तो वहीं पर आ गया है, तो विस्थापन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूरी कितनी हो गई है, दूरी तो बहुत से चलाया है। वृत्त की परिधि मतलब 2πr, ये तो हमारी दूरी हो गई, ये क्या हो गया, दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन कुछ हुआ क्या, विस्थापन तो कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कह देते हैं कि विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन 0 हो गया। विस्थापन 0 हो गया क्योंकि यहाँ से हम चले और यहीं पर गोल गोल करके वहीं आ गए। तो विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है कि वह न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब अब दूरी कुछ तय की है क्या, कुछ भी नहीं किया है, इसलिए विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। धनात्मक के लिए तो जैसे हमने पहले ही बता दिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हमें ये दूरी तय करनी है, तो ये तो विस्थापन हो गया, और यहाँ से अगर घूम घाम करके जाएंगे तो वो दूरी हो जाएगी। दूरी इसको भी कहेंगे, दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन क्या, एक चीज़ और ध्यान देना, दूरी और विस्थापन जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये कोई ऑब्जेक्ट है बी, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सीधे गए हैं तो विस्थापन है। तो विस्थापन और दूरी में क्या फर्क होता है, विस्थापन इस तरफ लिख लिया विस्थापन और इस तरफ लिख ली दूरी। तो दूरी और विस्थापन के लिए हम कह सकते हैं कि दूरी, यदि विस्थापन मान लिया कि ये 2 किलोमीटर है या कुछ भी x मान लें,
ये x है, विस्थापन यदि x है तो दूरी तो x हो सकती है, क्योंकि अगर यही रास्ता जाने का है और इतना ही बिल्कुल सीधा शॉर्टकट है, कहीं से घूम फिर के नहीं जाना है, तो दूरी और विस्थापन बराबर तो हो सकते हैं। बिल्कुल दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि दूरी कम हो जाए और विस्थापन अधिक हो जाए? ऐसा कभी संभव है क्या? नहीं। यदि हम इसी को यहाँ से घूम करके जाएं और यहाँ पहुँचें तो दूरी तो ज़्यादा हो गई, दूरी ज़्यादा हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि दूरी बड़ी हो सकती है, दूरी बड़ी हो सकती है, और या फिर बराबर भी हो सकती है। किसके? विस्थापन के। किसके? विस्थापन के। तो विस्थापन और दूरी का ये जो हमने बताया, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? ये दूरी, दूरी क्या है? जो घूम फिर के जाए वो दूरी है। विस्थापन क्या है? जो न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी तय करे, वो है विस्थापन। तो दूरी क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है। किसके? विस्थापन के। हो सकती है दूरी बड़ी होगी या तो बराबर होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा टाइम आएगा कि विस्थापन से कम हो जाए दूरी? कभी नहीं आएगा। इससे कम कुछ आ ही नहीं सकता है। तो ये तुम्हें याद रखना है इससे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बनेंगे, बाद में बनेंगे। इसको हम साफ कर लें, आगे इसके चलेंगे। इसको साफ कर लेते हैं। ये है हमारा विस्थापन, और एक तरफ लिख लें हम, क्या लिख लें? दूरी। एक तरफ विस्थापन और एक तरफ दूरी लिख लिया। चलो यदि हम यहाँ पर एक सूत्र तुमने बहुत ही फेमस शुरुआत से कक्षा 6 से पढ़ते आए होंगे कि दूरी में यदि हम दूरी में समय का भाग दे दें, समय का, दूरी में समय का भाग दे दें, तो ये क्या बन जाता है? चाल। यही तो सुना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और यदि हम विस्थापन में समय का भाग दे दें, विस्थापन में समय का भाग दे दें, तो ये क्या बन जाता है? वेग। ये क्या बन जाता है? वेग। तो ये सूत्र हमारा निकल के आ गया कि वेग बराबर तो होता है विस्थापन बटे समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यही चीज होती है कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय और चाल बराबर दूरी बटे समय। अब तुम्हें एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश। सदिश और अदिश में बहुत कंफ्यूजिंग रहती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सदिश मतलब दिशा सहित, तो वो हो जाएंगी सदिश। अदिश मतलब दिशा के बिना। तो एक बात बताना कि अभी हमने बताया कि विस्थापन क्या होता है, कि हमने बताया कि वह न्यूनतम दूरी इसी दिशा में जाएगा। यही तो विस्थापन होगा कि यदि हमें दूरी तय करना है तो एक ही दिशा, बिल्कुल सीधी दिशा जाएगा या नहीं जाएगा। और यदि ये वापसी आ गया तो विस्थापन ही नहीं हुआ, जीरो हो गया। तो एक ही दिशा, मतलब दिशा इसमें दिया हुआ है। विस्थापन कैसी राशि हो गई? ये तो हमारी सदिश राशि हो गई। विस्थापन कैसी? सदिश हो गई। जब विस्थापन सदिश तो वेग कैसी राशि हो जाएगी? सदिश। वेग कैसी हो जाएगी? सदिश। ये चीज समझ में आ गई। एक चीज और ध्यान देना सॉरी, ये है दूरी। यदि हम दूरी के लिए कहें, यहां से हमें यहां तक जाना है पहले तो वो गया, ये मान लिया कि उसने दक्षिण को गया, फिर वो पूरब को गया, फिर वो उत्तर को गया। अब इसमें कोई दिशा तय हो रही है क्या? कोई दिशा तय हो रही है? नहीं तय हो रही। तो ये हमारी क्या है? इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, इसलिए ये आदेश राशि है। कैसी है? तो दूरी कैसी राशि हो गई? आदेश राशि हो गई। दूरी जब आदेश राशि है तो ये चाल भी कैसी हो जाएगी? ये भी आदेश राशि हो जाएगी। चाल भी कैसी हो जाएगी? आदेश। तो सदिश और आदेश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो एक दो उदाहरण और जैसे कोई भी ले लो, समय। ये क्या है? समय। हमने आपसे पूछा कि अभी टाइम क्या हुआ है, तो क्या आप ये कहोगे कि 10 बजकर पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में? ऐसा नहीं कहोगे ना। तो समय के लिए कोई भी दिशा की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। तो समय भी कैसी राशि है? आदेश राशि है। समय कैसी राशि है? आदेश। समझ में आ गया। और भी कोई उदाहरण ले लो कोई भी उदाहरण ले लें। जैसे हमने कहा कि वेट, भार W, भार क्या होता है? W, वेट। तो इसको हम कहें कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। अब भार के लिए एक बात ध्यान देना कि यदि हमें अपना वेट करना है, अपना वजन मापना है, तो क्या हम अब किसी तराजू को यहाँ सर पर रख करके तौल लेंगे? तराजू को यहाँ रख दिया और हम
वेट हो जाएगा हमारा? नहीं होगा। भार हमेशा नीचे को फोर्स करता है, हमेशा नीचे में। तो हमें निश्चित है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मापना हो, हम यदि किसी दूध को, दही को, घी को, पनीर को कुछ भी मापते हैं तो उसका वेट हमेशा नीचे की दिशा को जाता है। तो एक दिशा बता रहा है कि वो नीचे जा रहा है, इसीलिए ये भार कैसी है? दिशा बता रहा है। तो कैसी है? सदिश। मतलब जिसमें दिशा का पता चल रहा हो तो वो तो हो जाती है सदिश, और जिसमें दिशा का पता ना चले वो कैसी हो जाती है? अदिश राशि हो जाती है। अब आ जाओ वेग में। अब इसको साफ कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, विस्थापन और दूरी ये चीज़ समझ में आ गई है। तो इसको हम साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना है और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना है। अब आ जाओ वेग। वेग आ जाए। वेग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रारंभिक वेग। एक कौन सा होता है? प्रारंभिक। एक होता है प्रारंभिक वेग और एक सुना होगा आपने अंतिम वेग। अंतिम वेग, इसके अंक के क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेशन वाले, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग कौन सा होता है? इसके शब्द से ही पता चलता है, जो प्रारंभ मतलब शुरुआत में हो, और अंतिम वेग जो अंत में हो वेग, उसी को हम कहते हैं। तो प्रारंभिक वेग तो होता है u और अंतिम वेग होता है v। क्या होता है? v। इसको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक वेग को u कहते हैं और अंतिम वेग को v से प्रकट करते हैं। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का पता कैसे चलता है? सवाल में स्पष्ट तो देगा नहीं कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर के प्रारंभिक वेग से चल रही है। तो ऐसे सवाल अब तो लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि सवाल को घुमा फिरा के देता है। तो हमें एक ही चीज़ पता होनी चाहिए। एक भी चीज़ हो सकता है कि उसमें एक ही दिया हो और दूसरी हमसे पूछ ले। मान लिया प्रारंभिक वेग किसको कहेंगे? तो प्रारंभिक वेग वो होता है जो हमारे सामने चल रहा हो। सामने अगर चलना शुरू हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का हमारे सामने चलना प्रारंभ हुआ है, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। कितना होगा? 0। यदि हमने देख लिया, मान लिया छोटे से उदाहरण से समझें कि एक लड़का अभी यहाँ पर बाइक लिए खड़ा था और अभी अभी ये चला गया, तो उसका प्रारंभिक मतलब वो खड़ा था, पहले से खड़ा था, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। हमने क्या लिखा? किसी भी वस्तु को हमारे सामने चलना यदि प्रारंभ होता है, कोई भी वस्तु, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है? 0 होता है। अंतिम के लिए, अंतिम कैसे पता चलेगा? अंतिम वेग वो होता है जो हमारे सामने आकर के रुक गया हो, हमें आंखों से देखने। यदि हम कहें कि ये स्टूडेंट सुबह 11 बजे पढ़ने आते हैं, तो क्या आप जान सकते हो कि इनका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा? हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने उसको तो देखा ही नहीं है कि वो सुबह जगह कब है, कितनी देर से वो चल रहा है, तो प्रारंभिक वेग का पता नहीं है। लेकिन अंतिम वेग उसका जरूर, वो यहाँ आकर के बैच में बैठ जरूर गया होगा, तो अंतिम वेग तो हमें उसका पता है। अंतिम वेग क्या हो गया? 0 हो गया। तो प्रारंभिक वेग 0 कब होगा या अंतिम वेग 0 कब होगा, ये तो हमें पता चलता है। कभी एक चीज़ निश्चित ध्यान रखना कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई भी न प्रारंभिक न अंतिम, कोई भी वेग 0 ना हो। जैसे किसी रेलगाड़ी को, हम स्टेशन पर खड़े हैं और रेलगाड़ी को देखा कि वो एक रेलगाड़ी आई और स्टेशन से सीधी निकल गई। अब वो खड़ी भी नहीं हुई, हमने क्या उसको, जब वो शुरुआत से चली थी किस पिछले स्टेशन से, तब नहीं हमने उसको देखा है। तब देखा है कि हमने क्या लगा? किसी भी वस्तु को हमारे सामने चलना प्रारंभ हो, जब प्रारंभ हो तभी हम उसको क्या मानेंगे कि प्रारंभिक वेग 0 है। लेकिन हमारे सामने चलना तो प्रारंभ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसका प्रारंभिक पता नहीं है, और हमारे सामने वो रुकी भी नहीं है, तो इसका मतलब है अंतिम वेग भी उसका 0 नहीं है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि ना प्रारंभिक वेग 0 हो और ना ही अंतिम वेग 0 हो, तो ऐसे हम प्रारंभिक और अंतिम वेग निकाल सकते हैं। जैसे तुमने गति के 3 नियम सुने होंगे। पहला होता है v² बराबर u प्लस at। ये कैसा पहला समीकरण है? हम कहें कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आकर
20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाने के 10 सेकंड बाद वो रुक जाती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो और ब्रेक लगाने के बाद वो 10 सेकंड में, हम कह सकते हैं कि चल रही है। तो हमें अंतिम पता है, शुरुआत का तो पता ही नहीं है। शुरुआत हमने क्या देखा है उसका, नहीं है। जब ब्रेक लगाया है तो निश्चित है कि गाड़ी रुक गई होगी, तो अंतिम वेग कितना, 0। अंतिम वेग कितना, 0। अच्छा, 20 किलोमीटर की चाल से वो चल रही थी, तो हम तो वही मानेंगे कि जो प्रारंभिक वेग वो आ रही थी, तो वो कितना है, 20 है। अच्छा, ब्रेक लगाने के 2 सेकंड बाद, तो ए का मान ज्ञात करना है, टी का मान दिया है 2 सेकंड, तो इसको 20 को इस तरफ कर लेंगे तो माइनस का 20 बराबर 2a हो जाएगा, और a बराबर कितना हो जाएगा 20 लिखा है ये, इससे काट देंगे तो -10। ये क्या हो गया, -10 सेकंड। त्वरण कितना हो गया, -10। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि इसका ये रुका हुआ है क्या हो गया, रुक गई है गाड़ी, ये माइनस दर्शाता है। तो इसको ध्यान नहीं देना, ए का मान कितना आ गया हमारा, -10 आ गया है। तो ये था हमारा वेग। अब ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और कल के वीडियो में गति के तीनों समीकरण का पोस्टमार्टम करेंगे, और जो उसके अंकित प्रश्न जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको एक एक करके हम डाउट को क्लियर करेंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।